हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो बेटा आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हर एक चैप्टर की कंप्लीट समरी। इसको समरी मत बोलना, कंप्लीट समरी बोलना, क्योंकि चैप्टर की बारीक बारीक चीज भी मैं आपसे कवर करने वाला हूँ। उसके साथ ही मैं आपको नरेटिव टेक्निक्स भी प्रॉपर कवर करा दूंगा। बिना समय वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे चैप्टर का पहला सीन जो कि है हमारा फ्रांस, जो कि इस चैप्टर का मेन प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है। वो कहाँ जा रहा है बेटा? वो जा रहा है स्कूल। तो यहाँ पे फ्रांस एक छोटा सा बच्चा है जो कि स्कूल के लिए लेट हो रहा है। तो पहले जब वो स्कूल जाता है तो वो थोड़ा सा ना डरता हुआ स्कूल जाता है। क्यों डरता हुआ जाता है? क्योंकि उसने पार्टिसिपल्स जो है उसकी पढ़ाई नहीं की थी। उसके टीचर होते हैं एम हैमल, जो कि बोलते हैं कि कल सारे बच्चे फ्रेंच के पार्टिसिपल्स प्रिपेयर करके आएंगे। सर ये पार्टिसिपल्स क्या होता है? जितनी भी लैंग्वेज होती है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, सबके एक पार्टिसिपल्स होते हैं। जब इंग्लिश के पार्टिसिपल्स जब आप सीयूटी की प्रिपरेशन करोगे ना तो मैं पढ़ाऊंगा आपको। ऐसे ही फ्रेंच के पार्टिसिपल्स जो है वो फ्रांस को कहा जाता है कि आपको प्रिपेयर करके आने हैं। बट क्योंकि वो छोटा बच्चा है तो प्रिपेयर नहीं करता था और डरता हुआ स्कूल जा रहा होता है। एक समय के लिए वो सोचता है कि वो वहां से भाग जाए, मतलब कि वो सोचता है बंक मैं कर लूं और बाहर अपने गर्म दिन को प्रॉपर इंजॉय करूं। वो बाहर क्या देखता है? वो चिड़ियाओं को चहचहाता हुआ देखता है। वो ये देखता है कि प्रशियन सोल्जर्स जो है वो वहां पे ड्रिल कर रहे हैं, मतलब कि लेफ्ट राइट लेफ्ट, वो अपनी मार्चिंग मार्चिंग ड्रिल वगैरह कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे प्रशिया की बात हो रही है, मतलब कि रशिया और कुछ और रीजन्स मिलके क्या बना देते थे? प्रशिया उस समय बना देते थे। ये 1870 की बात मैं आपसे कर रहा हूँ बेटा। तो यहाँ पे ये जो फ्रांस है ये कहाँ का है? ये एल्सैक का एक बच्चा है। एल्सैक क्या है? जो कि फ्रेंच का जो है वो फ्रांस का एक, अब देखो यहाँ पे फ्रांस और ये फ्रांस, ये दो अलग अलग चीजें। फ्रांस FRANCE ये कंट्री है, ये फ्रांस FRANZ ये एक बच्चा है। तो जो फ्रांस है वो फ्रांस का एक बच्चा है जिसपे कंट्रोल किसका आ चुका है? प्रशिया का आ चुका है। ऐसे समझ लो कि रशिया ने फ्रांस के ऊपर कंट्रोल कर लिया और बोल दिया कि जो फ्रांस के अंदर एल्सैक और लॉरेन के स्कूल से ना अब यहाँ पे जर्मन पढ़ाई जाएगी, यहाँ पे फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। इस बच्चे को कुछ पता ही नहीं है। अभी ये अपना स्कूल जा रहा है, नॉर्मली सोच रहा है कि यार टीचर ने बोला है मेरे को कि मुझे फ्रेंच के पार्टिसिपल्स पढ़ने हैं, पर मैंने तो पढ़े नहीं। डरता हुआ स्कूल जा रहा है और अपना बंक मारने की सोच रहा है। थोड़े टाइम के लिए तो ये अपने आपको कंट्रोल करता है, लेकिन ये स्कूल वगैरह चले जाता है। वो सोचता है कि बंक वंक मार लो, लेकिन कंट्रोल करके स्कूल चला जाता है। अब उसके बाद क्या होता है? वो एक बुलेटिन बोर्ड के पास पहुंचता है। समझना, उस समय पे टीवी तो होते नहीं थे, रेडियो तो होते नहीं थे, व्हाट्सएप तो होते नहीं थे। तो जितने भी इंफॉर्मेशन होते थे, जितने भी नोटिस होते थे, वो बुलेटिन बोर्ड पे लगते थे। एक तरीके का नोटिस बोर्ड होता है, ठीक है। जैसे कि समझना, इस बात को मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाना चाहूंगा। यहाँ पे एक बार मैं जरा कोई ब्लैक स्क्रीन अगर मुझे मिल जाए। देखो, जैसे अगर मैं दिल्ली की बात करूं, इंडिया के अंदर अगर मैं दिल्ली की बात करूं, यहाँ पे अपने पार्लियामेंट है। इस पार्लियामेंट से हर एक स्टेट के अंदर इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है। ऐसे ही समझ लो कि जो आपका प्रशिया है, जो आपका प्रशिया है, वहां पे एक था बर्लिन जो कि सेंटर था, ठीक है। सेंटर था, उस सेंटर से जितने भी प्रशिया के स्टेट रीजन्स वगैरह जितने होते थे वहां से इंफॉर्मेशन आती थी। तो यहाँ पे जो एल्सैक है, एल्सैक पहले जो है फ्रांस का पार्ट था, लेकिन अब वो प्रशिया का पार्ट है। तो वहां पर भी इंफॉर्मेशन आती है सारी, कहाँ से? बर्लिन से बेटा। ये बात समझ में आ रही है आपको? हाँ जी सर, ये बात हमें बहुत प्यारे तरीके से समझ में आ रही है। तो यहाँ पे हमारा फ्रांस जब भागता हुआ स्कूल जाता है तो वो ये देखता है कि क्राउड जो है वो बुलेटिन बोर्ड के आसपास खड़ा है। बहुत सारा क्राउड जो है वहां पे खड़ा है। देखते हैं क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें फ्रांस बताता है कि लेकिन 2 साल से जितने भी खराब इंफॉर्मेशन है ना, खराब न्यूज है, वो इसी बुलेटिन बोर्ड पे आती है। क्यों? क्योंकि अब जो है प्रशा का कंट्रोल जो है एल्सैक और लॉरेन पे आ चुका है। तो जो जितनी भी खराब न्यूज होती है कि भाई अब एल्सैक के लोग ये करेंगे, एल्सैक के लोग अब वो नहीं कर सकते, जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस होती थी वो सब जो है इस बुलेटिन बोर्ड पे आती थी। उसको लगता है कि कुछ तो सीरियस है, लेकिन वो रुकता नहीं है क्योंकि वो स्कूल के लिए लेट हो रहा होता है और अपना भाग जाता है वहां से, ठीक है। बस नोटिस सा करके वहां पे भाग जाता है। फिर सीन 3 के अंदर क्या होता है? वो देखता है स्कूल के अंदर आज प्रॉपर साइलेंस है। मतलब कि स्कूल जो है वो यूजुअली बड़ा ही जो है वहाँ पे शोर शराबा होता है कि बच्चों के डेस्क की आवाज़ आ रही है, ठीक है। बच्चे अपने लेसन रिपीट करें, जैसे कि वो बोलते हैं ना, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, पूरा क्लास बोलती है एक साथ। तो यूजुअली ऐसी नॉइज होती है, लेकिन आज जब फ्रांस अपना स्कूल पहुंच रहा है तो ऐसा लग रहा है जैसे कि संडे की सुबह है ना, बिल्कुल शांत है वहाँ पे। तो फ्रांस जो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और नर्वस सा होता है, और वो अपनी पनिशमेंट ना एक्सपेक्ट कर ही रहा होता है कि उसके जो टीचर है उसको पनिशमेंट देने वाले हैं हम। लेकिन जो एम हैमल उसके जो टीचर होते हैं वो बहुत ही काइंडली बोलते कि बेटा आ जाओ और अपनी सीट पे बैठ जाओ। फ्रांस पागल हो जाता है कि भाई ये कैसे हो गया? एम हैमल ने मुझे डांटा कैसे नहीं? और ये क्या सुबह है, बिल्कुल ही संडे की तरह लग रही है आज ये सुबह। देन उसके बाद एम हैमल की ड्रेस की बात होती है भाई। अब यहाँ पे एम हैमल ने क्या पहना हुआ है? जो उसके टीचर है, ध्यान से समझना, उन्होंने ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ है, व्हाइट कलर की फ्रिल शर्ट पहनी हुई। फ्रिल शर्ट ना इस तरीके से ऐसे झालर झालर से निकले होते हैं। और उन्होंने ब्लैक कलर की एक सिल्क कैप पहनी हुई है जिसपे एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, ठीक है। ध्यान समझना, ये जो कपड़े हैं, ये जो कपड़े होते हैं, ये
स्पेशल दिनों पे पहनते हैं, जैसे कि इंस्पेक्शन, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्रांस को ये रियलाइज होता है कि आज कुछ तो इंपॉर्टेंट है भाई, स्कूल भी शांत पड़ा है, एम हैमल ने कपड़े भी नहीं पहने हुए अपने ये जो स्पेशल वाले कपड़े हैं, कुछ तो दिक्कत है भैया आज। फिर उसके बाद वो ये नोटिस करते हैं कि जो विलेजर्स है, गाँव के लोग हैं, वो भी क्लासरूम के अंदर बैठे हैं। और विलेजर्स के अंदर कौन कौन है? फॉर्मर पोस्ट मास्टर है, ठीक है, मेयर है, एक हॉसर है, ओल्ड हॉसर, फॉर्मर मेयर और पोस्ट मास्टर जो है वो पीछे डेस्क पे बैठे हुए हैं। और वो जो है बहुत ही सैड और बहुत ही सीरियस लग रहे हैं। फ्रांस को अंडरस्टैंड होती, बाद में ये पता चलता है कि जो गांव के लोग बैठे हैं ना, ये तीनों, ये सारे बहुत सारे गांव के लोग जो बैठे हैं, ये कुछ अपना रिस्पेक्ट शो करने के लिए आए थे, ठीक है। और यहाँ पे फ्रांस जो है वो ये भी रिग्रेट करता है कि उसने फ्रेंच पहले क्यों नहीं सीखी जब उनके पास समय था। अब वो रिग्रेट क्यों कर रहा है, इसकी भी जरा बात समझो जरा। नेक्स्ट है यहाँ पे जो एम हैमल है वो अनाउंसमेंट करते हैं कि आज मेरा ये आखिरी लेसन है, इसीलिए चैप्टर का नाम क्या है? द लास्ट लेसन। तो यहाँ पे एम हैमल बोलते हैं कि आज ये मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन है, कि जो ऑर्डर है वो बर्लिन से आ चुका है कि अब स्कूल्स के अंदर जो है वो जर्मन पढ़ाई जाएगी, कल से एक नया टीचर आ जाएगा जो कि आपको जर्मन पढ़ाएगा। इससे फ्रांस को जो है बहुत ज़्यादा शॉक लगता है और बहुत ही डीप जो है वो सैड फील करता है। देन उसके बाद जो है फ्रांस अब रिग्रेट करता है, अपना उसको रियलाइजेशन होते है कि उसने फ्रेंच पहले सीरियसली क्यों नहीं पढ़ी। फ्रांस को बहुत रिग्रेट होता है कि उसने अपना समय जो है बहुत वेस्ट किया, कि वो बाहर जो है वो क्लास के बाहर चिड़ियाओं के अंडे देख रहा होता था। और सार नदी, मतलब कि इस तरीके की सार नदी और ठंड के अंदर ना बिल्कुल जम जाती है, तो जब ये जम जाते हैं ना तो बच्चे यहाँ पे आके स्लाइड करते हैं, कह रहे मैं सार नदी के पास जाके जो है वो स्लाइड वगैरह कर रहा होता था, मैंने पढ़ाई नहीं की, ठीक है। उसकी जो किताबें होती हैं, अब वो उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट लगते हैं। पहले तो बच्चों को लगता है ना भाई क्या किताबें, मैं नहीं, अब वो उसको पुराने दोस्त की तरह लग रही है बेटा, ठीक है, मतलब कि इतनी इंपॉर्टेंट उसको किताबें लग रही है। और उसको उसकी खुद की लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस जो है वो समझ में आ जाती है, ठीक है। उसको वो और भी ज़्यादा इमोशनल होता है कि अब एम हैमल जो है उन्हें छोड़ के चले जाएंगे, वो क्लासेस नहीं लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद एम हैमल जो होता है इस लैंग्वेज पे, फ्रेंच लैंग्वेज के ऊपर एक स्पेशल स्पीच देते हैं। वो क्या बोलते हैं कि एम हैमल बताते हैं कि सब इस सिचुएशन के लेके, आज ये सिचुएशन आई है ना कि हम हमारी लैंग्वेज ही नहीं बोल पा रहे। आप खुद इमेजिन करो, कल से एक ऑर्डर आ जाए कि आप हिंदी में बात नहीं कर सकते, भाई ये कैसी बात हो जाएगी कि हमसे हमारी आइडेंटिटी ही छीन ली गई है, हमसे हमारा व्यक्तित्व ही छीन लिया गया है, जो हिंदुस्तानी हम है वो हमसे, वो हमारी पहचान ही छीन ली गई है। ऐसा ही तो इन लोगों के साथ हुआ कि कल से तुम फ्रेंच ही नहीं बोलोगे भाई, ये बात हुई। तो वो बोलते हैं कि एम हैमल बोलते हैं कि हम सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। एम हैमल बोलते हैं कि जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बच्चों को स्कूल भेजने की जगह है वो अपने फार्म्स पे उन्होंने भेज दिया, मिल्स पे भेज दिया कि वो थोड़े से और एक्स्ट्रा पैसे कमा सके। एम एम एल खुद बोलते हैं कि उन्होंने खुद जो है स्टूडेंट्स को पानी देने के लिए फ्लावर में जो है वो भेजा है गार्डन के अंदर कई बार, और उन्होंने पढ़ाया नहीं है गार्डन के अंदर, जो है वो खुद को भी जिम्मेदार मान रहे हैं कि उन्होंने गार्डन के अंदर बच्चों को जो है पानी देने के लिए भेज दिया पढ़ाने की जगह। वो ये भी एडमिट करते हैं कि जब उन्हें फिशिंग पे जाना होता था तो उन्होंने जो है वो बच्चों को छुट्टियां दे दी है, ठीक है। फिर उसके बाद वो फ्रेंच लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं कि बहुत ही क्लियर लैंग्वेज है, बहुत ही लॉजिकल लैंग्वेज है। और वो ये भी बताते हैं कि जो एक लैंग्वेज होती है वो आपकी आज़ादी की चाबी होती है। मतलब कि एक बात बताओ, जब तक मेरा कमांड मेरी लैंग्वेज के ऊपर है तब तक मैं हिंदुस्तानी हूँगा ना, अगर मान लो मैं मेरी लैंग्वेज भूल जाऊँ तो मैं हिंदुस्तानी कैसे कहला पाऊंगा। तो इसलिए यहाँ पे एमएमएल कहते हैं कि जो लैंग्वेज होती है वो की टू फ्रीडम होती है, जब आप कभी बंदी बन जाओ तो, ठीक है। ये उनकी स्पीच होती है बेटा। देन उसके बाद लास्ट लेसन के अंदर जो उनको वो पढ़ाते हैं वो क्या क्या पढ़ाते हैं, वो अपनी ग्रामर के लेसन को, मतलब कि जो फ्रेंच का ग्रामर का लेसन है उसको अच्छे से पढ़ाते हैं, जिसको फ्रांस बहुत अच्छे से समझ पाता है, ठीक है। वो कॉपी के ऊपर जो है फ्रांस एल्सैक इस तरीके से जो है लिखवाते हैं, ताकि एक मेमोरी जो है उनकी क्रिएट हो सके। फिर उसके बाद जो पूरी क्लास है बहुत ही साइलेंटली, बहुत ही सिंसियरली काम कर रही होती है। और जो स्मॉल चिल्ड्रन होते हैं वो, और जो ओल्ड हॉसर भी पीछे बैठे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, ठीक है। ये लास्ट लेसन की बात हो गई। फिर उसके बाद बड़ी ही इमोशनल सी एंडिंग होती है कि जो चर्च है उसकी जो घड़ी है, मतलब ये जो ऐसा चर्च के बाहर खड़ा होता है ना, उसके अंदर जो है 12 बज जाते हैं, एकदम से टन टन की जो आवाज़ सी आती है। और वो बाहर क्या सुनते हैं, प्रशियन ट्रम्पेट्स सुनते हैं। प्रशियन ट्रम्पेट्स मतलब कि प्रशिया के सोल्जर्स वहाँ पे जो है, मतलब फ्रेंच के लोग वहाँ पे होने चाहिए थे, फ्रेंच की आर्मी वहाँ पे होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पे प्रशियन ट्रम्पेट्स वो सुनते हैं। और जिसकी वजह से जो है एम हैमल अब कुछ बोल नहीं पाते, वो बस अपने बोर्ड पे एक बड़ा बड़ा क्या लिख देते हैं, वीव ला फ्रांस। वीव ला फ्रांस का मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, ठीक है। और अपने उसके बाद जो है वो अपनी क्लास को डिसमिस कर देते, मतलब बड़ा बड़ा लिख के सर को ना ऐसे बोर्ड के ऊपर लगा लेते और पीछे से बस ये इशारा कर देते कि अब तुम जाओ। तो ये था हमारा प्रॉपर पूरा चैप्टर बेटा। अब अगर मैं इसकी नरेटिव टेक्निक्स की बात करता हूँ, तो देखो नरेटिव टेक्निक्स के इसके अंदर सबसे पहले हमारा फर्स्ट पर्सन नरेटिव टेक्निक है। नरेटिव टेक्निक के ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने कल ही डाली है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी ना बेटा, उसको बिल्कुल आप देखो, आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगी चीज़ें, बहुत प्यारे तरीके से मैंने एक्सप्लेन की हुई है।
फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे स्टोरी जो है वो फ्रांस आए आए करके लिखता है। अगर इसका टेक्सचुअल एविडेंस देखोगे तो क्या लिखा है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। तो आए फ्रांस ने सारी बात खुद बताई है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है। देन उसके बाद सेटिंग की बात करूँ तो सेटिंग कैसी है, हिस्टोरिकल है और सोशल सेटिंग है यहाँ पे, कि भाई एल्सैक की बात हुई है, ठीक है। और टाइम बताया गया कि जर्मन रूल, जो कि जब फ्रेंच जो है बैन कर दी गई थी स्कूल के अंदर, जिस सेटिंग की वजह से जो है एक सैड और सीरियस मूड जो है रीडर का, पढ़ने वाले का बनता है। टेक्सुअल एविडेंस अगर मैं दूं, ओनली जर्मन वॉज टू बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एल्सैक एंड लॉरेन, के जर्मन जो है अब वो एल्सैक और लॉरेन के स्कूल के अंदर पढ़ाई जाएगी। ये टेक्सुअल एविडेंस यहाँ से आ गया। देन उसके बाद मोटिवेशन की अगर मैं बात करूँ कि कैरेक्टर इतना मोटिवेट क्यों होता है, तो फ्रांस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले वो स्कूल जाने के लिए मोटिवेट होता है, क्योंकि भाई फ्रांस इज फर्स्ट मोटिवेटेड बाय फियर ऑफ पनिशमेंट, है ना। उसको डर होता है कि टीचर जो है उसको डांटेंगे, ठीक है। फिर बाद में वो मोटिवेट होता है, उसको जो रिग्रेट होता है उसकी वजह से। फिर एम हैमल जो मोटिवेट होते हैं वो इस वजह से होते हैं क्योंकि वो फ्रेंच लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनकी ड्यूटी होती है उसको पढ़ाना। टेक्सुअल एविडेंस, आई वॉज अफ्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, ठीक है, फ्रांस की बात। और एम हैमल की जो बात लिखी हुई है, द फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, जिस समय पता चलता है उनकी मोटिवेशन क्या क्या है। सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि कोमोलिका बताई थी ना मैंने नैरेटिव टेक्निक्स वाली वीडियो के अंदर। कोमोलिका इसके अंदर दो है बेटा, इंटरनल और एक्सटर्नल, दोनों तरीके की कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब कि विलन हमारे दो ही हैं। देखो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट सबसे पहले तो जो जर्मन के रूल्स है वो इनका एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है। सबसे बड़ी दिक्कत तो वही है ना, जर्मन अगर रूल ही नहीं देता तो बेचारे फ्रेंच पढ़ रहे होते ना हम ये चैप्टर पढ़ते। तो ये जो है जर्मन रूलर्स जो है फोर्स कर देते हैं कि अब फ्रेंच के जो लोग हैं वो जर्मन ही पढ़ेंगे। ये एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट हो गया। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आपका ये हो गया कि फ्रांस जो है वो गिल्टी फील करता है कि उसने पहले जो है वो क्यों नहीं पढ़ाई की। एम हैमल्स जो है बहुत ही सैड फील करते हैं, बहुत ही हेल्पलेस फील करते हैं, ठीक है। वो बेचारे कुछ कर ही नहीं पाते कि अब ऊपर से जब ऑर्डर आ गया है तो क्या ही कर पाएंगे। टेक्सुअल एविडेंस, एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, ठीक है। माई बुक्स वर नाउ ओल्ड फ्रेंड्स, जो पुरानी उसकी जो किताबें अब उसको पुराने दोस्तों की तरह लग रही है, उसकी किताबें जो पुराने दोस्तों की तरह लग रही हैं। तो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद अगर मैं पेसिंग की बात करूँ, हमारे स्टोरी की जो है स्पीड की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे जो स्टोरी थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है कहाँ पे, क्लासरूम के अंदर, ठीक है। जिससे कि जो है वो क्लासरूम का एक हमें फेयरवेल लेसन इमोशनल हमें पता चलता है, ठीक है। क्लासरूम की सेटिंग स्लो रखने से हमें जो है वो एक फेयरवेल वाला फील जो है हमें प्रॉपर आता है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे स्लो पेसिंग रखी गई है। टेक्सुअल एविडेंस देखोगे, द क्लासरूम वॉज सो स्टिल, है ना, क्लासरूम जो है बिल्कुल शांत थी। तो इस तरीके से स्लो पेसिंग यहाँ पे रखी गई है। देन उसके बाद फोर शेडोइंग की अगर मैं बात करता हूँ बेटा, तो फोर शेडोइंग हमारा क्या होता है कि एक हिंट हमें मिल जाती है कि आगे क्या होने वाला है। तो फोर शेडोइंग के अंदर अगर आप देखोगे तो बुलेटिन बोर्ड का जो नोटिस था और जो विलेजर्स इन द क्लास, जो क्लास के अंदर विलेजर्स जो बैठे हुए थे, वो हमें ये हिंट दिया हमें राइटर ने कि कुछ सीरियस जो है वो होने वाला है, ठीक है। दी साइंस प्रिपेयर द रीडर फॉर द लास्ट लेसन, इस साइंस से जो है एक रीडर जो है वो आखिरी लेसन के लिए प्रिपेयर हो जाता है। टेक्सुअल एविडेंस हमारा क्या था कि अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, एक जो क्राउड है वो बुलेटिन बोर्ड के बाहर खड़ा हुआ है, और ओल्ड मैन वर सिटिंग क्वाइटली एट द बैक बेंचेस, जो ओल्ड मैन है वो शांति से बैक बेंचेस पे बैठे हुए हैं, ठीक है बेटा। तो ये थी हमारी प्रॉपर पूरी समरी, प्रॉपर नैरेटिव टेक्निक मैंने आपको बता दी। स्टिल आपको कोई भी डाउट होता है आप मुझसे यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो, और आपको जो नोट्स है इसके वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। जाते जाते एक हैशटैग देना चाहूँगा, दैट इज रियाज ही राज है। इतनी मेहनत आप कर रहे हो, जब लोग आपसे पूछेंगे ना ड्रीम कॉलेज में, जब आप पूछोगे पहुंच जाओगे, लोग आपसे पूछेंगे कि कैसे पहुंचे, तो बोलना हमारे बुप्पी भैया ने हमें बताया था कि हमारी मेहनत मतलब कि रियाज ही राज है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाजत, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।